वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रामबाण सिद्ध होगी। स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और ध्यान से देखते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं अच्छे से, तो आप अपने एग्ज़ाम में देखेंगे कि जब आप पेपर देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पेपर सर ने कराया था ये तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो आज जो मैं वीडियो यहाँ पर लेके आया हूँ वो क्या है, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसका मॉडल पेपर है सेम एज एग्ज़ाम पेपर, यानी कि एग्ज़ाम पेपर के बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। और जब आप एग्ज़ाम पेपर देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको एग्ज़ाम में बैठ के कि ये तो पेपर हमने पूरा सॉल्व कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है, बस आपको लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहना है और जो क्वेश्चन मैं समझाऊँ उनको ध्यान से सुनते हुए चलना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं बीईसी, जिसका कोड है बीईसी 101, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसा कि आपको 22 को आपका एग्ज़ाम है और 21 को ये वीडियो आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल एक दिन पहले आपके एग्ज़ाम का एक तरह से एक तो रिवीजन हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट का। साथ के साथ जब आप इस पूरे पेपर को देख लोगे, जब फिर एग्ज़ाम में जाके पेपर देखोगे तो बिल्कुल हूबहू आपको बिल्कुल अपने एग्ज़ाम के पेपर के जैसा ही ये पेपर दिखाई देगा वहाँ पर भी। तो चलिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पेपर को। बिल्कुल मैंने जो पेपर तैयार किया है उसी फॉर्मेट में तैयार किया है जिस फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम में पेपर आता है। यहाँ पर मैंने पेपर आईडी की जगह पर 000 ले लिया है, कुछ भी हो सकती है पेपर आईडी आपकी। नंबर ऑफ पेजेस जो है इसमें 4 हैं टोटल। सब्जेक्ट कोड BEC 101 है, ठीक है ना। सेम फर्स्ट के लिए मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ 2022-23 के लिए, ठीक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है आपके एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। आपका फर्स्ट पेपर है मतलब बीटेक का, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब ये मानिए आपका एक पेपर तो हो चुका है, ये दूसरा पेपर है, यानी कि बीटेक के आप पहली बार पेपर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको ऐसा जैसे पेपर आपका एग्ज़ाम में आता है उसी फॉर्मेट में बना के लाया हूँ ये मॉडल पेपर। और इसके जब क्वेश्चंस देखेंगे और आप अपना एग्जाम पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में से भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और बाकी इस पैटर्न पे मिलेंगे जो मैं आपको देने वाला हूँ। और जो मैंने आपको ये 3 वीडियो दिए हैं लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो 2 मार्क्स वाली वीडियो, एक 10 मार्क्स वाली वीडियो और एक ही मॉडल पेपर। तीनों में जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप उनको अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो सेक्शन ए है, इसमें 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे ए से जे तक और ये सारे के सारे आपको करने होंगे। ये 10 के 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें से सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आगे मैं 1 बाय 1 लूँगा, एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। सेकंड सेक्शन बी आएगा आपका। सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और तीनों के तीनों 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ABCDE ये 5 क्वेश्चन है, इनमें से कोई से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी जो आएगा, सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा और 7th होगा। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के होंगे और इनमें भी क्या होंगे, 2-2 सेक्शंस होंगे, इनमें से एक एक सेक्शन आपको अटैम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से 2 सेक्शन दिए होंगे ए और बी, इनमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ऐसी 4th में ए और बी, इनमें से एक अटैम्प्ट करना है। 5th में भी AB, इसमें से एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। ऐसी 6 में होगा, ऐसी 7th में होगा और एक एक क्वेश्चन ये 10-10 मार्क्स का, ठीक है। 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो टोटल सेक्शन सी आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। सेक्शन बी 30 मार्क्स का, सेक्शन ए 20 मार्क्स का 50 और सेक्शन सी जो है 50 मार्क्स का, यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो मैंने ये आपको क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा दिया है, मॉडल पेपर है ये, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में है, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर इसी फॉर्मेट में आएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये जो क्वेश्चंस होंगे ये टेबल्स में लिखे हुए होंगे, टेबल्स बनी हुई होंगी, लाइन मतलब बनी हुई होंगी, टेबल्स में लिखे हुए होंगे, बस इतना डिफरेंस हो सकता है, या बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। किसी भी तरह का पेपर आ जाता है एग्जाम में तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चलिए तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैंने सेक्शन ए यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, सेक्शन ए है हमारा। ये सेक्शन ए में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए, उसमें क्या है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यानी कि जो मैंने पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं ये जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, देखो यहाँ पर ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो यही क्वेश्चंस मैंने आगे मेंशन कर लिया, उनको 1 बाय 1 मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे, 1 से 1.5 घंटा आपका यहाँ पर लगेगा
और अगर इसमें आप टाइम दे पाते हैं इसको तो ये आपका बहुत बेनिफिशियल टाइम है, आपका बहुत अच्छा, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, बहुत फ़ायदा आपको इसमें एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जब आप पेपर देखेंगे ना तो इस पेपर की वैल्यू आपको समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। कई बार करा चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ भी गया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हम जो करंट गेन पढ़ते हैं, यानी कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है बीजेटी की, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, उनमें तीनों में हम करंट गेन पढ़ते हैं। कॉमन बेस के लिए हम पढ़ते हैं अल्फ़ा, कॉमन एमीटर के लिए हम बीटा पढ़ते हैं और कॉमन कलेक्टर के लिए गामा। लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा है तो बस हमने अल्फा और बीटा ही लिए हैं, जिसमें हमारा अल्फा क्या होता है आई सी अपॉन आई, बीटा क्या होता है हमारा आई सी अपॉन आई बी। और ये एक हमारी बीजेटी की ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है आई इक्वस टू आई बी प्लस आई सी। इस इक्वेशन से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे पहले से, ठीक है ना। अब हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को अगर हम आई सी से डिवाइड कर दें बोथ साइड इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, यानी कि आई अपॉन आई सी हो जाएगा ये, और आई बी प्लस आई सी अपॉन आई सी। जब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, आई अपॉन आई सी और इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी, और आई सी अपॉन आई सी कितना हो जाएगा, +1। यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अल्फा इक्वस टू क्या था हमारा, आई सी अपॉन आई ई था, लेकिन यहाँ पर तो आई अपॉन आई सी है, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आई बी अपॉन आई सी है और बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी होता है, तो यानी कि इसकी जगह पर हम 1 अपॉन बीटा यूज़ कर लेंगे और +1 हमारा यहाँ पर एज इट इज़ हो गया। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना, अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसी तरीके से करें जैसे भी आपको करना है, बस इसको सॉल्व करना है और हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है या बीटा की निकाल लेनी है, किसी एक की भी निकाल देंगे सफिशियंट है। जैसे यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पर बीटा एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस बीटा हो गया ऊपर, तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा, यहाँ पर अल्फा की कराएं तो अल्फा 1 जाए अल्फा, और यहाँ पर फिर बीटा के साथ कराए तो अल्फा बीटा हो गया, यहाँ पर प्लस के साइन के साथ, इक्वल टू बीटा की 1 से कराई तो बीटा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर तो देखो मैंने बीटा को यहाँ से तो बीटा कैलकुलेट करें, अगर हमें यहाँ से अल्फा ही कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस बीटा, और इक्वल्स टू क्या है हमारा, बीटा ही है। तो यहाँ से अगर अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, यही यहाँ पर तुम्हारा फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। ये भी करके दिखा दें या फिर साथ में ये भी करके दिखा दें, यहाँ पर इस बीटा अल्फा बीटा को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। जब इसमें से बीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, और यहाँ पर केवल अल्फा है तो ये अल्फा रह गया यहाँ पर, और जब बीटा यहाँ पर रखेंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हमारा ये बीटा की फॉर्म में आ गया, यानी कि बीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया और अल्फा भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत ईजी डेरिवेशन है, मैंने बार बार इस डेरिवेशन को इसलिए कराया क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो यहाँ से ये डेरिवेशन बन जाता है या इससे कोई न्यूमेरिकल बन जाता है, तो ईजी है, बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए का जो दूसरा क्वेश्चन है, बी, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि कोई 2 एडवांटेजेस मॉड्यूलेशन की लिखनी है हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 मेंशन कर दिए, आपको जो याद आ जाए, जो याद रह जाए वही आप लिख देंगे। यानी कि हमने वो पढ़े थे ना टॉपिक, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो वही जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन अगर पूछता है तो भी ये तीनों हम यूज़ कर सकते हैं, और एडवांटेजेस अगर पूछता है तो भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन 5 मार्क्स में पूछा है, अब आप बोलोगे 5 मार्क्स का तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं होता, लेकिन जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं ना जैसे, तो उसमें फर्स्ट सेकंड करके दे देता है 2 क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का दूसरा 5 मार्क्स का, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारा क्या होगा, लिस्ट ऑफ 2 एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है कि एंटीना साइज गेट रिड्यूस, यानी कि मैंने बताया था एंटीना का साइज जो होता है वो कितना होता है, λ/4 होता है, और लैम्डा क्या होती है हमारी, वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, क्या होती है, वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इसके 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर होगी बात, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो एंटीना की हाइट रिड्यूस होगी। अब जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करते हैं हम, तो वहाँ पर क्या होता है, एंटीना की हाइट रिड्यूस हो जाती है उससे हमारा। फिर दूसरा क्या है, नो सिग्नल मिक्सिंग अकर, यानी कि इंटरफेरेंस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीज, हम करते हैं क्यों है मॉड्यूलेशन, अपने जो सिग्नल है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराने के लिए, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन की रेंज जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नंबर सिस्टम से जो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट है हमारी, उसमें जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है उससे एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर। मैंने देखो यहाँ पर सिंपल नहीं लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया। बेस 6 को 16 में चेंज कराना है, ठीक है ना, बेस 6 को 16 में चेंज कराना है। तो मैंने आपको ये सिखाया है वीडियो में कि किसी भी बेस से हम किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। हमें क्या करना होता है, हमें जो नंबर बेस दिया हुआ होता है उसको सीधा सीधा पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और डेसिमल को फिर किसी भी नंबर में हम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 4 2 दिया हुआ है जिसका बेस 6 है। कितना है, बेस 6 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 2 इंटू 6 है बेस, तो 6 की पावर 0 हो गई, प्लस 4 इंटू 6 की पावर 1 हो गई, प्लस 5 इंटू 6 की पावर 2 हो गई। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 की पावर 1 है तो 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 इंटू 6 की पावर 2 है तो 6 6 जा कितना होता है, 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो 2 हो गया, प्लस 6 4 जा 24 होता है, ये 24 हो गया, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, और 5 3 जा 15 और 3 18, यानी कि कितना हो गया, 180, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 2 4 6 यानी कि 6 हो गया, 2 8 10 यानी कि 0 हो गया, और 1 1 2 हो गया, यानी कि 206 आ गया हमारा किसमें, बेस 10 में। स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेशन में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है, तो उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन प्रोसेस पूरा समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें 16 में कन्वर्ट करना है। तो 16 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, यानी कि 2 हमने ले लिया, 0 हमने ले लिया, और 6 हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको 6 को हम बाइनरी में 16 में जब कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी के 4 डिजिट्स में हम लिखते हैं। और 4 डिजिट्स क्या होती हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यानी कि 8 4 2 1। तो हमें 6 लेना है, तो 6 कहाँ है, 4 और 2 यानी कि 1 और 1, और दोनों तरफ एक एक 0। तो ये हो गया 6 के लिए। अब 0 के लिए तो सारे ही 0 करने पड़ेंगे हमें, 0 0 0 0। और 2 के लिए क्या होगा, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है 2, यानी कि इसको 1 रखना है, तो यानी कि 0 0 1 0। तो ये हमारा हो गया बेस 16 में कन्वर्ट। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये 542 बेस 6 में, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 16 में तो क्या आंसर आएगा हमारा। तो दिस वन इज़ द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एवलांच एंड जनरल ब्रेकडाउन। इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार रिपीट किया है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स में दिया है तो मैंने 2 यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं डिफरेंस के। बाकी अगर 5 मार्क्स में देता है तो आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, मैंने वीडियो में डिटेल में समझाया है बहुत अच्छे से आपको। क्या है, जनरल ब्रेकडाउन है, इधर एवलांच ब्रेकडाउन है। ये क्या है, दिस अकर एट जंक्शन विच बीइंग हैविली डोप्ड, यानी कि जो जंक्शन या जो डायोड हमारे हैविली डोप्ड होते हैं उसमें जनरल ब्रेकडाउन अकर होता है, और जो लाइटली डोप्ड होते हैं वो उसमें एवलांच ब्रेकडाउन होता है। अब जिसमें हैविली डोप्ड होता है डायोड या जंक्शन तो उसमें डिप्लेशन लेयर नैरो होती है, इसमें डिप्लेशन लेयर वाइड होती है क्योंकि लाइटली डोप्ड डायोड है। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो सेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द नैरो लेयर। इस नैरो लेयर के पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेट होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सेट होता जिससे कि जनरल ब्रेकडाउन हो सके, तो इसलिए फिर यहाँ पर एवलांच ब्रेकडाउन होता है जो कुछ टाइम के बाद होता है, कुछ ज़्यादा वोल्टेज के बाद होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ई क्वेश्चन नंबर ई क्या है, लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओप एम्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी एग्जाम में। आपको ये टेबल बनानी है, इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, इस कॉलम की कोई नीड नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूँ बस ये याद कर लेंगे। इन ओपन लूप वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टेज गेन यहाँ पर याद करेंगे। यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, बैंडविड्थ, CMRR, स्लीव रेट एंड PSRR, ठीक है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पर जिन पे मैं सर्किल बना रहा हूँ ये बस 0 होंगे, और बाकी के सारी जो हैं वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये दोनों 0 होंगे, कौन कौन से, आउटपुट इम्पिडेंस और PSRR 0 होंगे। और इसको अगर हम छोड़ दें इस वाले को, ठीक है, ये 7 याद रखेंगे जिस पर मैंने टिक लगाया है। बस आउटपुट इम्पिडेंस और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो 0 होंगे, अदरवाइज बाकी के सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये आइडियल ओप एम्प की करैक्टरिस्टिक्स है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में वैल्यूज़ लिखी जाती हैं लेकिन वैल्यूज़ एग्जाम में नहीं पूछेगा,
प्रैक्टिकल नहीं पूछता, आइडियल ही पूछता है, तो आइडियल में बस जीरो या इनफाइनाइट हमें लिखना होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए दे देता है कभी कभी। तो ये मैंने सामने आपके शो कर दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, इसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 बार बना के देखेंगे। इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर डिवाइड होती हैं। यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी, इसमें एक तरफ यहाँ पर वेवलेंथ होती है, दूसरी तरफ फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है, लो फ्रिक्वेंसीज, मीडियम फ्रिक्वेंसीज, हाई फ्रिक्वेंसीज, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको डिवाइड करके मतलब ड्रॉ करके देख लेंगे 2-4 बार, तो आपको अच्छे से ड्रॉ करना आ जाएगा। ये केवल ड्रॉ ही करने के लिए आएगा, इसमें और कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी, यानी कि ड्रॉ फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करवाना है, ड्रॉ करवाए। अगर बोला है केवल ड्रॉ, तो केवल ड्रॉ करके आना है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। और डिपेंड करेगा कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। अगर 5 या 10 मार्क्स में पूछेगा तो ड्रॉ, तो फिर हमें एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन उसमें एक्सप्लेन भी करवाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, हमें ड्रॉ ही करना है। तो ड्रॉ करेंगे, हमें ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आता है। इसको अपना ये 2D यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हम इसमें जो ड्रॉ करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को फर्स्ट में और थर्ड में करते हैं। तो फर्स्ट में हमारा ये पॉजिटिव वी यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज, और ये पॉजिटिव है यानी कि फॉरवर्ड करंट हो जाती है, और ये माइनस वी यानी कि रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज, और ये माइनस आई यानी कि रिवर्स बायसिंग में करंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और इधर से इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन रीजन दिखा देते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ये चीज़ें शो करनी बहुत जरूरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर एक ही कर्व दिखाया, आप 2 कर्व दिखा सकते हैं, एक ये वाला कर्व और एक इसके बाद और एक और दिखा सकते हैं, या इससे पहले। जिसको पहले दिखाएंगे उसमें नी वोल्टेज जो होगी वो 0.3 जर्मीनियम के लिए लिखेंगे, और जो बाद में दिखाएंगे वो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए लिखेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों मेंशन किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ड्रॉ करने के लिए आता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये नंबर दिया हुआ है, इसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट एग्जाम में पूछेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ही इसलिए दिया है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 1 0 1 0 0 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बाइनरी नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसके बाद हमें देन टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ 1 है उसको 0 कर देंगे, और जहाँ 0 है उसको 1 कर देंगे, ठीक है ना। बस इतना सिंपल सा है, वंस कॉम्प्लीमेंट है। और अगर हम बात करें टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें 1 हम ऐड कर देते हैं, तो यानी कि 1 + 0 1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा 1 1 0 1 0 0। तो दिस वन इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है टूस, यानी कि ऐसे लिखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट नहीं है, वंस आएगा, केवल ऐसा आएगा, ठीक है ना, टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका ये क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बस इतना सिंपल सा है, ये क्वेश्चन भी वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है, यानी कि हम जो अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो प्योर फॉर्म में होता है, उसमें हम जब इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। और डोपिंग के बाद जो हमारा नया एक्सटेंसिक में जो नया मटेरियल बनता है वो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। जब हम डोपिंग कराते हैं तो जो प्योर फॉर्म हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, नया मटेरियल फॉर्म्ड होता है हमारा, उसको हम एक्सटेंसिक बोल देते हैं। तो अगर डोपिंग क्या होती है ये पूछेगा तो बस यही लिखेंगे, व्हेन एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी चेंज, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। और इसकी नीड क्या है, नीड है हमारा कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वी यूज द डोपिंग या वी नीड्स द डोपिंग, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं जे, यानी कि सेक्शन ए ही हमारा अभी चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर जे हमारा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज रेडार, राइट डाउन 2 एप्लीकेशंस ऑफ रेडार। यानी कि रेडार क्या होता है, रेडार की सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। इट इज़ द डिटेक्शन सिस्टम, ये एक डिटेक्शन सिस्टम होता है दैट यूजेस रेडियो वेव, जो रेडियो वेव यूज़ करता है
टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, एंगल डिटरमाइन करने के लिए, रेडियल वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया भी है पहले, ये डिटेल में ही पढ़ाया था, जैसे यहाँ पर ये रडार सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये रडार सिस्टम क्या करता है, रेडियो वेव को जनरेट करता है। ये रेडियो वेव इससे ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा के वापस इकोज यहाँ पर वापस आती हैं, यानी कि रेडियो वेव जा रही हैं और यहाँ पर ये इको, ठीक है, इको जो है ये वापस आती हैं। तो इनका जो जितना जाने का और टाइम लगता है आने का और जितना एरिया ये कवर करके आती हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करता है डिस्टेंस कितनी, यानी कि कितनी डिस्टेंस पर है, एंगल कितने एंगल पर है, और रेडियल वेलोसिटी यानी कि ये स्टेशनरी है या मूवेबल है, ये मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके बताता है रडार सिस्टम। अब इसका यूज़ या एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये मिलिट्री पर्पज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेस में यानी कि जो हम एरोप्लेन वगैरह या जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ होता है, शिप नेविगेशन में यूज़ होता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में भी ये यूज़ होता है, ठीक है ना। ऐसी सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारा एक सोनार होता है जो हम वाटर के अंदर जो हमारी सबमरीन्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं, वो अब उसको हम बोलते हैं सोनार, ठीक है। वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, सोनार, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हमारा सेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट ज़रूर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। जो क्वेश्चन में सेक्शन बी दिया था उसमें 5 क्वेश्चन थे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ए। आपको तो 3 क्वेश्चन कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको समझाऊंगा। मैं चाहता तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी लेके आ जाता, 2-3 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा देता, लेकिन मैंने उनको मिक्सअप करके एक मॉडल पेपर बनाया ताकि आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर इसी मॉडल पेपर में कवर हो जाएँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये क्या है कि ये दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपर, तो क्लिपर की डेफिनेशन सीधा सीधा लिख देंगे एक बार तो यहाँ पर। तो आपको पता है क्लिपर क्या है, क्लिपर इज ए सर्किट विच वी यूज टू रीशेप आवर इनपुट वेवफॉर्म, यानी कि जो हमारी इनपुट वेवफॉर्म होती है उसको रीशेप करने के लिए हम क्लिपर यूज़ करते हैं और ये एक सर्किट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्लिपर का सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है। ये देख के हमें पता लग रहा है वैसे कौन सा क्लिपर है। हमने एक टाइप का क्लिपर पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन क्लिपर, तो ये कॉम्बिनेशन क्लिपर का सर्किट है। ये इनपुट वेव फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या करना है, स्केच द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट शोन बिलो, तो यहाँ पर हमें बस आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, उसी पर हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स में इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पहले भी पूछा गया है बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन। तो अब इसमें देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन और 10 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को स्टूडेंट्स क्लिपर क्लैम्पर, हमारा क्लिपर हो गया क्लैम्पर हो गया, इनसे जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं क्योंकि पढ़ के नहीं जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे टॉपिक्स में इतने सारे टाइप्स के क्लिपर्स हैं हमारे और क्लैम्पर्स हैं, तो हम क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझे ना तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये और बहुत जल्दी है, और पूरे के पूरे 10 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में तो आपको पता ही है फुल मार्क्स मिलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करेंगे उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 होगा हमारा सबसे पहले ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ये क्या होगा कि क्वेश्चन जो है ना करना कैसे, हमें ड्रॉ तो केवल आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, लेकिन मिलेंगे हमें नंबर उसी पे, लेकिन हमें 10 मार्क्स में दिया था स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। तो जब हम ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो सर्किट है हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। पहले तो साइकिल ड्रॉ करेंगे इस तरह से जो दी हुई है साइकिल, ठीक है। ये साइकिल हमने पॉजिटिव साइकिल ड्रॉ कर ली, बस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 वोल्ट ये दिया हुआ है, और ये इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है ना, वी इनपुट है, और ये हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, प्लस साइन लिया। अब सर्किट क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये रेसिस्टर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, ये पॉजिटिव होगा और ये यहाँ पर इस तरह से नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी मैं पहले लगा ले रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। कितने वोल्ट की है ये, 5.3 वोल्ट की बैटरी है। अभी जो डायोड की डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड है पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इसको। आगे देखेंगे आगे क्या होगा, अगला जो डायोड है ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये ऊपर पॉजिटिव साइन होगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये डायोड क्या होगा हमारा रिवर्स बाइसिंग में होगा, तो इसको हम ओपन बना देंगे और यहाँ पर इस तरह से बैटरी हम इस तरह से यहाँ पर बैटरी मार्क कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम
ये सर्किट इस तरह से पूरा ड्रॉ करके दिखाएंगे और यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, हमारा जो डायोड है, ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायसिंग में कब होगा? ये फॉरवर्ड बायसिंग में तो मैंने बना दिया, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में होगा कब? जब ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज देखो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीक वोल्टेज जो है 10 है, तो 10 पर 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमने डीसी बैटरी यूज़ किया, डीसी बैटरी तो क्या होती है, एग्जैक्ट 5 वोल्ट 5.3 वोल्ट देगी। तो इस पर इधर भी पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो जब तक पोटेंशियल यानी कि इनपुट वोल्टेज हमारा इस पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता या इससे ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक तो डायोड रिवर्स रहना है। और जब तक डायोड रिवर्स रहना है तो ओपन रहना है, और जब तक ओपन रहना है तो जो इनपुट पे हम अप्लाई कर रहे हैं वही एज इट इज़ हमें आउटपुट पे मिलता है। तो हम इसकी जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। आउटपुट वे जो ड्रॉ होगी तो वो किस तरह से होगी आउटपुट वे फॉर्म, जस्ट 1 सेकेंड, ये इस तरह से मैंने बनाया। अब जैसे यहाँ पर सपोज करो ये यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज मार्क कर लिया जिसको मैं बोल रहा हूँ 6 वोल्ट। ठीक है, अब ये 6 वोल्ट हुआ कैसे, जब ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन जो है हमारा जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप करता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर सिलिकॉन या जर्मीनियम दिया हुआ है तो 0.7 और 0.3 यूज़ करेंगे, अदरवाइज आइडियल कंसिडर करके हम 0 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर ये डायोड का कैथोड पार्ट है और ये बैटरी है, पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों, अगर देखो एनोड इधर आता और ये पॉजिटिव होता है तो ये क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं वोल्टेज। अगर ये कैथोड है और इधर पॉजिटिव है तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये कैथोड है और इधर नेगेटिव होता तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये कैथोड है और ये मतलब अगर इधर एनोड होगा यानी कि ये वाला पार्ट होगा ये नेगेटिव, तो ये ऐड होंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों वोल्टेज हमारी ऐड हो जाएंगे। तो 5.3 प्लस 0.7 यानी कि टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ पर इस टर्मिनल में 6 वोल्ट हो गया। अब ये 6 वोल्ट जब होगा तभी ये क्या होगा, हमारा डायोड कंडक्ट होगा। यहाँ पर मतलब क्या होगा, ये इस तरह का फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो 6 वोल्ट तक तो हमारा क्या होगा, इनपुट एज इट इज़ वेरी करेगा, यानी कि इस तरह से। फिर उसके बाद 6 वोल्ट पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा डीसी फॉर्म में, और फिर 6 वोल्ट के बाद जैसे डाउन होगा तो फिर से हमारा इनपुट की फॉर्म में हमें शेप में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फिर से हम पहले तो वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, इस तरह से है यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये भी कितना दिया हुआ है, -10 वोल्ट दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद वेव फॉर्म के बाद हम रेसिस्टर मतलब अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये इस बार ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो होगा ये शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, और कब शॉर्ट सर्किट होगा वो हमारे पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना पोटेंशियल होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वी इनपुट है, सर्किट अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे आप। मैं ज़रा जल्दी में थोड़ा सा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा सफाई दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये कितना है, ये हमें दिया हुआ है 7.3 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7.3 वोल्ट। ठीक है ना, क्लियर। और ये जो है ये सिलिकॉन का है तो इससे ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो जब ये 8 वोल्ट होगा इधर, तभी ये क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड होगा, और फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी कितना होगा, 8 वोल्ट। तो इसके लिए जो वेव फॉर्म हमारी बनेगी तो वो क्या बनेगी, यहाँ से हम जाएंगे फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी और ये यहाँ से वापस, तो ये कितनी होगी, 8 वोल्ट होगी। फिर उसके बाद जब फाइनल वेव फॉर्म बनाओगे तो फाइनल, इसके बाद हमें लास्ट तीसरा स्टेप क्या होगा, फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट में जो ड्रॉ करेंगे तो वो अच्छे से मेंशन करके दिखाना है, उसी के नंबर मिलेंगे। ये V0 होगा, ये यहाँ से इस तरह से वेव फॉर्म बनाएंगे, ये इस तरह से यहाँ पर कट हो गई है यानी कि DC है, फिर ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से और फिर यहाँ पर इस तरह से। ठीक है ना, तो ये कितना दिखाना है, ये मार्क करना है 6 वोल्ट और ये मार्क करना है -8 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म होगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म होगा जो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर भी होगा आपका, क्लियर। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूरा अटैम्प्ट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी सेक्शन बी का बी क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर पहले से ड्रॉ है, यहाँ पर मुझे टाइम लगता है इसलिए मैं ड्रॉ करके लाया हूँ, यहाँ पर इमेज लेके आया हूँ यहाँ पर ये। फिर आगे क्या है, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन विद करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, यानी कि यहाँ पर इसका ऑपरेशन भी एक्सप्लेन करना है और करेक्टरिस्टिक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर लेनी है बना के। ये डिप्लीशन टाइप है, यहाँ पर चैनल ले लिया है, अनहेंसमेंट होता है तो यहाँ पर ये चैनल नहीं लेता है। ठीक है ना,
तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हमारा स्ट्रक्चर हो गया सिंपल सा। ये हमारा एन, ये हैविली डोप्ड रीजन है, ये चैनल हो गया, ये पी सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये इंसुलेटिंग लेयर SiO2 लेयर है, इसको कट करके मेटल लगाया, इस पर सोर्स, इस पर गेट, इस पर ड्रेन, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करूँ मैं अगर इसके ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करते हैं। एक तो गेट और सोर्स के बीच में कनेक्ट करते हैं, तो गेट को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और सोर्स को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं इस तरह से। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, VGS या VGG, ये माइनस हो गया प्लस, और फिर एक करते हैं हम इन दोनों के बीच में कनेक्ट, सोर्स और इसको, सोर्स को नेगेटिव से और ड्रेन को पॉजिटिव से। ये यहाँ पर इस तरह से ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं VDS, ठीक है ना, या VDD लिख देते हैं, ये होता है। तो जब हम वर्किंग लिखते हैं ना, तो दो कंडीशन में लिखते हैं। केस फर्स्ट, यहाँ पर क्या होता है हमारा VGS जो है वो कितना होता है, इक्वल्स टू 0, यानी कि VGS 0 लेके चलते हैं, यानी कि इसको अप्लाई नहीं करते तब क्या होता है इसमें, और फिर VGS अप्लाई करते हैं तब क्या होता है इसमें, ठीक है। और ये VDS दोनों ही केस में अप्लाई करते हैं। तो जब हमने VGS 0 रखा तो उस टाइम पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव की वजह से जो N टाइप का चैनल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ पर चैनल के थ्रू। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे तो एक करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोल देंगे ड्रेन करंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब VGS 0 रखा तो हमारा जो ID होगा ना, यानी कि ड्रेन करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम VGS अप्लाई कर देंगे तो यानी कि केस हमारा सेकंड आ जाएगा, यानी कि जब VGS है वो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0, या क्या लिख देंगे, VGS लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में है ना, तो इसलिए हम गेट पर नेगेटिव वोल्टेज तो इसलिए लेस देन 0 यहाँ पर हम लेके चलते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव में हम अप्लाई करते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये केस लिख देंगे, नॉट इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर। जब नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल्ड होने लगेंगे, इससे दूर भागने लगेंगे, इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर जाने लगेंगे। लेकिन जो इसमें होल्स हैं वो धीरे धीरे आकर इस चैनल के पास, इस लेयर के पास, मतलब जो इंसुलेटिंग लेयर है इसके पास आकर इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो होल्स हैं धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएंगे और एक लेयर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन जो इधर पास हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और ID की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम VGS इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो ID है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और एक लेवल ऐसा आता है वोल्टेज का VGS का कि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल कवर हो जाता है, और कवर होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो वो हैं करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारी इसकी वर्किंग हो गई क्लियर। बाकी जो ग्राफ है उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा पूरे पेपर को सॉल्व करने में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब एग्जाम का टाइम है आपका, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन C, इसमें 2 सेक्शन है, दोनों ही अटेम्प्ट करने होंगे। क्या है, सबसे पहला, विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, मैं लेके आया हूँ इसलिए ड्रॉ। फिर क्या है दूसरा, डिफाइन द टर्म रिपल फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है, बहुत बार मैं बता ही चुका हूँ। इसकी वर्किंग आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इसको वीडियो पॉज करके इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसकी वर्किंग लिखना बहुत आसान है। इसमें हम ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट केस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सेकंड केस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हम अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। जब ये पॉजिटिव होता है इस टर्मिनल पे तो इधर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा, और ये रिवर्स बायसिंग में तो ओपन सर्किट। तो करंट जो फ्लो होगा यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या है, पॉजिटिव था इधर और ये नेगेटिव, अब देखो इधर नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव से ये तो हमारा ओपन हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा तो शॉर्ट सर्किट। तो करंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, इस तरह से, फिर ये रेसिस्टर में होके जाएगी इधर से, और फिर यहाँ से इस तरह से। तो जब रेसिस्टर में करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम मेजर कर लेंगे, आउटपुट वोल्टेज होगा हमारा। इधर पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल करेंगे अप्लाई, तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब इस केस में ये तो हमारा ओपन हो जाएगा, रिवर्स में रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट यानी कि फॉरवर्ड में। ऐसे इधर से पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में, और ये रिवर्स होगा, ओपन हो जाएगा। तो करंट का जो फ्लो होगा इस बार से यहाँ से इस तरह से करंट जाएगी ये, फिर इस रेसिस्टर में इस तरह से जाएगी, और फिर यहाँ पर इस तरह से जाएगी, ठीक है ना। तो फिर से इधर से करंट फ्लो हुई है तो यानी वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर से पॉजिटिव में हमें आउटपुट मिलेगा, और वो भी हमारा सेम होगा जो हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इसकी वर्किंग होगी सिंपल सी। इसकी वेव फॉर्म भी आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, इनपुट भी और आउटपुट भी, दोनों तरह की वेव फॉर्म भी ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद
मैं बात करूं कि रिपल फैक्टर क्या होता है, तो द रिपल फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज ऑन द इनपुट साइड एंड द डीसी वोल्टेज ऑन द आउटपुट साइड ऑफ द रेक्टिफायर। यानी कि जो रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू टू डीसी वैल्यू, वही हमारा क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है। और ये होता है क्या है, ये प्योरिटी बताता है हमारे सिग्नल की कि कितना डीसी की फॉर्म में प्योर है। हाफ वेव के लिए कितना होता है, 1.21 होता है। सेंटर टैप फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव के लिए कितना होता है, दोनों के लिए 0.48, और दोनों ही जो है ना सेम है। और रिपल फैक्टर जिसका जितना कम होता है वो उतना ही प्योर फॉर्म में होता है डीसी की फॉर्म में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लियर। तो नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ डी क्वेश्चन की। तो डी में फिर से एक मैंने न्यूमेरिकल लिया है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये ओपैम्प का हमारा एक न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखने में बहुत ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ईजिली है, और मतलब फुल मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल करने में। अगर मेरा यही अगर सजेशन है आपको, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस तरह से चॉइस में है हमारे, तो उसमें न्यूमेरिकल है और थ्योरी है। अगर आपको न्यूमेरिकल में 1% भी डाउट होगा तो फिर आप थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज आपको 100% श्योरिटी होगी न्यूमेरिकल में, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर ये सर्किट जो दिया हुआ है इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हमने इसको क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करके देखा, ये तो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और ये समिंग एम्पलीफायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसका आउटपुट जो मैंने मान लिया वो क्या मान लिया, V1 मान लिया। इसका आउटपुट जो है मैंने, पर इसका इनपुट भी V1 है, तो मैंने ये क्या माना, V01 मान लिया, V01 इसका आउटपुट जो होगा, और वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा पहला। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस के RF अपॉन R1। ठीक है ना, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी V0 की जगह पर मैंने V01 लिया, तो यहाँ पर मैंने V01 ले लिया। अब हमें निकालना है क्या, आउटपुट वोल्टेज निकालना है यहाँ पे। तो V01 कितना हो जाएगा, V01 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के RF अपॉन R1 या RI। तो RF कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा, R1 या RI ये वाला होगा। ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, V इनपुट, और V इनपुट क्या होगा, ये वाला। तो यानी कि V01 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के 330 अपॉन 33 मल्टीप्लाई विद 12 मिली वोल्ट, 12 मिली वोल्ट। तो मिली वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -3 ले लेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो कितना होगा, 10 के 120 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 120 इंटू 10 टू द पावर -3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 120 मिली वोल्ट हमारा ये आउटपुट हो गया यहाँ पर V01। अब ये समिंग एम्पलीफायर है, समिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, 2 इनपुट्स के लिए माइनस के RF अपॉन R1। ठीक है, V इनपुट 1 प्लस RF अपॉन R2 V इनपुट 2। ठीक है ना, ये हो गया। अभी RF अपॉन R1 यानी कि माइनस तो बाहर है, RF कितना है यहाँ पर 470 है ना। ठीक है, तो 470 अपॉन R1 कितना है यहाँ पर 47, तो ये 47 हो गया। और मल्टीप्लाई V इनपुट 1 कितना है, ये वाला जो निकाला था हमने, ये क्या है, माइनस में है, -120 मिली वोल्ट नहीं लिख रहा मैं, ये भी मिली वोल्ट में है, तो मिली वोल्ट लिखने की यानी 10 टू द पावर -3 लिखने की जरूरत नहीं होगी हमें यहाँ पर। प्लस RF यहाँ पर फिर से 470 अपॉन R2 कितना है, फिर से 47 है, और मल्टीप्लाई V इनपुट टू कितना है, 18 मिली वोल्ट, तो 18 हमने यहाँ पर बस एज इट इज़ ले लिया। ठीक है ना। अब इसको कट करेंगे, 10 टाइम कट हो जाएगा पूरा, इसको कट करेंगे, ये भी 10 टाइम कट हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये माइनस तो बाहर ऑलरेडी है हमारा, तो 10 मल्टीप्लाई माइनस के 120 प्लस 10 मल्टीप्लाई 180। ठीक है ना, क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो बाहर है ही हमारा ऑलरेडी, यहाँ पर अंदर कितना बचेगा, 1200 110 से जब वो करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 120 की, तो 1200 हो जाएगा, और प्लस ये माइनस का होगा। ठीक है ना, ये कहाँ का होगा, माइनस का, या माइनस है, और ये कितना हो जाएगा 180, बस ये यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, 18 है ना, बस 18 है, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, और बस ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे जब हम करेंगे तो कितना होगा, माइनस के क्या आएगा हमारा सब्ट्रैक्ट होकर आंसर 1020 हमारा ये आंसर आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ, फाइनल क्या आएगा, प्लस के 1020, और ये कायम है मिली वोल्ट में है, तो ये मिली वोल्ट हमारा आंसर हो गया फाइनल। बस इतना सिंपल सा आंसर था, सॉल्यूशन था, तो बहुत जल्दी आप इसको अटैम्प्ट कर लेंगे और बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या है, डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, बहुत बार बता चुका हूँ, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपनी। एक्सप्रेशन में अभी आगे दिखाने वाला हूँ, डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। ये हमारा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ये इसका एक्सप्रेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे इसके, ठीक है ना। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको कई बार, तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन होगी, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं एक्चुअली कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैंने ए बी इस तरह से लिए हैं, ठीक है ना। तो जो सेक्शन बी में पहला ए है वो क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है, तो डिफाइन कर देंगे। वोल्टेज का मल्टीपल में हमें आउटपुट देता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट प्रोड्यूस अ डीसी आउटपुट वोल्टेज दैट इज सम मल्टीपल ऑफ द पीक एसी इनपुट वोल्टेज टू द सर्किट, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव ट्रिपलर एंड क्वाड्रिपलर। मैंने ट्रिपलर एंड क्वाड्रिपलर इसलिए ले लिया कि कुछ भी आ जाए, डबलर भी आएगा तो भी इसमें हाफ वेव डबलर हो जाता है, ट्रिपलर भी है और क्वाड्रिपलर भी है। तो सर्किट ये आपके सामने दिखाई दे ही रहा है आपको, ठीक है ना, सर्किट ये पूरा दिख रहा है। यहाँ पर हमें बस ये सिंगल है तो यहाँ पर डबल आउटपुट मिलता है, तो ये डबलर हो जाता है इतना सर्किट यहाँ तक। फिर उसके बाद एक कैपेसिटर एक डायोड यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ तक ट्रिपलर हो जाता है हमारा ये, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर हम ट्रिपलर का आउटपुट लेते हैं, फिर यहाँ पर क्वाड्रिपलर का लेते हैं, इन दोनों में मिलकर, ठीक है ना। तो ये वर्किंग मैंने बता रखी है आपको, वीडियो में आपको आती होगी, ठीक है। यहाँ पर मेरा बस क्वेश्चन आपको पहुँचाना मेन मोटिव है, बाकी ये पता ही है आपको, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फिर से एक और हमारा, तो इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का फिर से न्यूमेरिकल है, बूलियन फंक्शन का, और इसको हमें लॉजिक गेट्स पर भी डिज़ाइन करना है। ये मैंने 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपको कराया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इस सॉल्यूशन को आपको पता होगा, लेकिन जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले एक के मैप ड्रॉ कर लेंगे, 4 वेरिएबल्स का है तो 16 हमें यहाँ पर ब्लॉक बनाने होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से पहले डिवाइड कर लेते हैं सिंपली। स्टूडेंट्स अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो वो आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है कि वीडियो की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लें, और जिसको समझना है जिसको, तो वो अपना स्पीड स्लो में ही देखे इसी तरह से। ये ABCD हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ये 0 0 होता है, 0 1 होता है, ये 1 1 होता है, ये 1 0 होता है, ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 0 1, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर ये 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ये 8 होता है, ये 9 नहीं सॉरी, यहाँ पर 8 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है और ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 14 होता है, ये 14 होता है और ये 15 होता है, ठीक है। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें, बस ऐसे आसानी से समझे। अब क्या क्या दिया हुआ है, 1 3 4 5, जहाँ जहाँ दिए हुए मार्क कर लो, 1 1 3 4 5 6 ये होता है, 7 ये होता है, ठीक है ना। तो 6 और 7 वैसे दोनों दिए हुए हैं, और फिर 8 नहीं दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 नहीं दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 9 8 9 10 नहीं दिया हुआ, 11 दिया हुआ है, 12 नहीं दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 14 नहीं 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसमें हमें पेयरिंग करनी है, तो यहाँ पर एक पेयर तो हमारा ये बन जाएगा 8 का, और एक पेयर हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा 4 का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बस इनसे हम देख लें, पहले इस वाले पेयर में देख लेते हैं। यहाँ पर 0 1 है, यहाँ तो सारे कैंसिल हो गए, सारे यूज़ हो गए, यहाँ पर 0 1 है तो A बार B हो जाएगा, और इस वाले में इधर के तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, ये 0 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 यानी कि बस D बचेगा, तो प्लस के D हो गया। अब इसको हमें लॉजिक गेट्स यानी कि जो बेसिक गेट्स हैं उनसे ड्रॉ करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले A लिखेंगे, एक नॉट गेट लगाएंगे, नॉट गेट में ये क्या हो जाएगा, A बार हो जाएगा, और फिर इसको एंड गेट को दे देंगे। एंड गेट का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो क्या होगा हमारा, B हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, A बार B। तो ये हमें मिल गया। अब ये बीच में प्लस का साइन है तो ये किसके साथ, D के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर और हो जाएगा। तो ये और यहाँ पर हम इस तरह से और गेट बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, A बार B प्लस D, ये फाइनल आउटपुट हो गया हमारा, ये क्या है D है, ठीक है। तो बस ये गेट्स के फॉर्म में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब जो अगला क्वेश्चन A B, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत बार बता चुका हूँ, आपको अच्छे से पता चली गया होगा, वीडियो पॉज करके लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे इसको एक बारी। ये इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे,
फिर उसके बाद जो बी एस में क्या दिया हुआ है, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट, वाई आर दे कॉल्ड सो, ये वे यूनिवर्सल गेट क्यों कहलाते हैं। फिर क्या है, इम्प्लीमेंट एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली, नैंड गेट से एक्सॉर गेट क्या है इंप्लीमेंट करना है। तो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं कि इनके गेट से हम क्या करते हैं कि इनके गेट से हम कोई सा भी गेट डिज़ाइन कर सकते हैं बिना किसी और गेट को यूज़ किए, तो इसलिए यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। और वो कौन से होते हैं, नैंड और नॉर होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगर इम्प्लीमेंट करें, अब देखो हमने नैंड गेट जो है ना उससे एक्सॉर गेट से हमें क्या करना है, एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंट करना है नैंड गेट से। तो हमने केवल नैंड गेट यूज़ किया और यहाँ एक्सॉर गेट हमने क्या कर लिया, यूज़ कर मतलब ड्रॉ कर लिया या इम्प्लीमेंट कर लिया। यानी कि ये जो नैंड गेट से ही हमने एक सर्किट ये ड्रॉ इम्प्लीमेंट करें नैंड गेट से गेट, और यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो हमें एक्सॉर गेट का मिलेगा। तो एक्सॉर गेट को हम नैंड गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है ये हमने यहाँ पर मेंशन किया, वो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर यूजिंग ऑप एम्प। बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, इनके डेरिवेशन सर्किट सामने ड्रॉ कर दिए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी एक बार। इस आपके पास नोट होंगे इनके डेरिवेशन, ये वाले दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। बहुत बार मैंने ये भी आपको बता दिया है, समझा दिया है। यहाँ से इसका ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का जो एक पूरा सर्किट है, मतलब ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना सिंगल, मैं एक बार ही बता देता हूँ चलो इसको। इसमें सबसे पहले ये रिसीवर होता है, ये ट्रांसमीटर होता है और ये रिसीवर होता है, और ये जो बीच में इस तरह से दिखाया है ये यहाँ पर क्या होता है, चैनल होता है मीडियम। तो इसको यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ब्लॉक डायग्राम में बता दिया, ट्रांसमीटर होता है ऊपर वाला पार्ट, फिर चैनल जो होता है जिसमें हमारा ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वही चैनल होता है, और एक फिर रिसीवर यानी कि नीचे वाला पार्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स हमारा सबसे पहले हो गया, जो भी मैसेज सिग्नल होगा वो यहाँ से ट्रांसमिट होगा, ट्रांसड्यूसर पे जाएगा। ट्रांसड्यूसर एक सर्किट है हमारा जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो जिस टाइप का भी मैसेज सिग्नल होगा, चाहे वो हमारा स्पीच हो, टेक्स्ट हो, वॉइस हो, मतलब पिक्चर हो या कोई डाटा हो, जो भी होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ट्रांसड्यूसर। फिर ये मॉड्यूलेटर पर जाएगा, मॉड्यूलेटर इसको मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा एम्पलीफायर पे जाएगा, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीने पे जाएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देगा एयर में। फिर रिसीविंग एंटीना इसको रिसीव करेगा और फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होगा, फिर डिमॉड्यूलेटर से डिमॉड्यूलेट होगा, यानी कि जो कैरियर सिग्नल यहाँ हमारा ऐड हुआ था उसको हम सेपरेट कर लेंगे मैसेज सिग्नल से। फिर उसके बाद ट्रांसड्यूसर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में या उसी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा जिस फॉर्म में यहाँ पर हमने अप्लाई किया था। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो बी है, यानी कि हमने ये ए कर लिया इसका अगला ये, अब इसका बी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प फॉर द इनपुट वोल्टेज। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखें जरा इसको, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है हमें, 150 माइक्रो वोल्ट है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और V2 कितना दिया हुआ है हमें, V2 दिया हुआ है 140 माइक्रो वोल्ट, यानी कि वही हमारा 10⁻⁻⁶। और डिफरेंशियल यानी कि AD दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है 4000, और CMRR दिया हुआ है, ठीक है ना, CMRR कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। डिटरमाइन क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VID AID यानी कि या AD डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस VCM और ACM यानी कि कॉमन मोड, यानी कि डिफरेंशियल की वोल्टेज, डिफरेंशियल का गेन, कॉमन का वोल्टेज, कॉमन का गेन। तो हम पहले यहाँ पर ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो VCM कैसे होगा, जो V1 दिया हुआ है प्लस जो V2 दिया हुआ है दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इनका एवरेज ही हमारा क्या कहलाता है, VCM। तो कितना है, 150 है प्लस 140 है, ठीक है ना। मैं 10⁻⁻⁶ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम यूनिट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 2 कर देता हूँ। तो कितनी वैल्यू आएगी, 150 और 140, यानी कि कितना हो गया 549 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा अपॉन 2। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 145 माइक्रो वोल्ट। 145 यहाँ पर क्या हो गया हमारा 145 माइक्रो वोल्ट हमारा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, VID की। अब जो VID होता है वो क्या होता है हमारा, V1 माइनस V2 होता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं बहुत बार। तो V1 कितना है 150 और माइनस V2 कितना है 140। मैं फिर से 10⁻⁻⁶ नहीं ले रहा क्योंकि ये सेम यूनिट है। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, सीधा सीधा 10 माइक्रो वोल्ट बचा VID।
अब हमारे पास AID भी है, हमारे पास ACM नहीं है, तो ACM कैलकुलेट करेंगे CMRR से। तो CMRR इक्वस टू कितना होता है हमारा, ये DB में नहीं दिया तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे AD अपॉन ACM, ठीक है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से ACM कैलकुलेट करना है, तो ACM को इधर ले जाएंगे, तो ACM इक्वस टू कितना हो जाएगा, AD अपॉन CMRR, ठीक है ना। तो AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 4000 और CMRR कितना है 100, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 बचाया कितना हमारे पास 40, यानी कि ACM आ गया 40 हमारे पास, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो इसमें। VID कितना कैलकुलेट करा था हमने, देखो अलग अलग लिखी मैंने, इनको क्रमबद्ध कर लेना अपने नोट करते हुए 1 by 1। तो 145 दिया हुआ इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे यहाँ पर इस बार, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई AID कितना है हमें दिया हुआ है 4000, या AD दिया हुआ है, AD या AID लिख सकते हैं, तो ये 4000 दिया हुआ है, प्लस VCM कितना करा हमने 10, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। और मल्टीप्लाई ACM कितना कैलकुलेट किया हमने 40, तो ये हमने 40 ले लिया, ठीक है। वैसे 10⁻⁻6 यहाँ भी है, कॉमन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 145 और 4000, तो यानी कि 30 तो हमारा एज इट इज़ हो गया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 22, ये हो गया हमारा, फिर 4 4 जा 16 और 2 18 हो गया हमारा 1, और 4 1 जा 4 यानी कि 1 5 हो गया, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6 लिख लेते हैं चलो, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 400 हो जाएगा सिंपल, और इंटू 10⁻⁻6 हो गया, तो ये तो कॉमन हो जाएगा 10⁻⁻6, तो कितना आएगा हमारा 580400। अब ये मल्टीप्लाई 10⁻कितना है -6 है, तो ये इतना वोल्ट आया। अब ये -6 है, तो यहाँ पर मैं 0 1 1 2 3, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ 580.40 मिली वोल्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिली वोल्ट में अगर लिखना है तो मिली वोल्ट में कैसे लिखा है ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, शायद इस चीज़ को देख लेंगे आप। ये 4000 है, 4000 ही है हाँ यहाँ पर, और ये 4000 है, ये 145 ही आया था ना, तो ये 145 ही आया था, ठीक है। तो मैंने किसके साथ लिख दिया ये ACM, ये क्या दिया हुआ AD, ठीक है। AD VID ओ यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट, देखो इसको ध्यान रखेंगे, मैंने जो बताया था ना कि मिस्टेक को ध्यान रखेंगे, ये मैंने 145 यहाँ पर ले लिया, ये 145 नहीं होगा, ये ID वाला तो हमारा 10 है, तो ये क्या होगा एक्चुअली 10 होगा। मैं भी तो कह रही थी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है, ये 10 होगा और ये 145 होगा, ये 145 होगा, ठीक है ना। इसको कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 40,000 हो गया अभी यहाँ पर, ठीक है ना। और प्लस इधर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4 5 जा ये कितना है 580 580, 4 5 जा 20 0, 4 4 जा 16 18 हो गया, और 4 1 जा 4 1 5 हो गया, तो ये हो गया, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45800 इंटू 10⁻⁻6 है, ये -6 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया ना, इधर ले लेंगे। अब -6 है तो इधर लेके आएंगे 3 यहाँ पर, तो 45.8 मिली वोल्ट हो गया, ये आंसर होगा फाइनल, ठीक है ना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसमें देखो बी का ये फर्स्ट है, ये यानी कि पूरा 10 मार्क्स में नहीं 5 मार्क्स में है न्यूमेरिकल। अब सेकंड क्या है, ये है, तो सेकंड में ये दिया हुआ V1 V2 जो है सेम है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। 0.15 वोल्ट है और ये भी 0.15 वोल्ट है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर किसका है, हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग समर है, तो इसका आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। माइनस के RF बोलता चल रहा हूँ, RF कितना है 330 अपॉन R1 कितना है 33, और मल्टीप्लाई में कितना है 0.15 वोल्ट है ये, ठीक है। प्लस फिर से RF कितना है 330 अपॉन ये कितना है 10 है, और मल्टीप्लाई में कितना है 0.15। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे आप। ये तो आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 0.15, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 33, और मल्टीप्लाई 0.15, ठीक है।
इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, सिंपल जो आएगा आपका फाइनली माइनस में वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो जाती है, आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर जो आएगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर से ये है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर ये आपको कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, तो मैंने बहुत सारे कन्वर्जन ले लिए, इससे आपके सारे कन्वर्जन्स की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 1 बाय 1 मैं बताता हूँ। जो सबसे पहले दिया हुआ है वो क्या है, 1 1 0 1 1 0.011, इसको 16 में हमें कन्वर्ट करना है, बेस 16 में। तो बेस 16 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हम 4 4 के पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट से इधर वालों के पेयर तो यहाँ से बनाएंगे यहाँ पर, और इधर वालों के पेयर यहाँ से इधर बनाएंगे। 4 4 के बनाते हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट है तो 1 0 इधर बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट बचती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 0 इधर बढ़ा लेंगे। अब ये किसके लिए होता है मैंने कई बार बता चुका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो यानी कि 1 2 4 8 होता है, तो यानी कि ये क्या है 1 2 यानी कि 3 हो गया, ये किसके लिए, 6 के लिए, और ये पॉइंट हो गया, ये भी 6 के लिए है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो कितना हो गया ये 36.6 हमारा क्या हो गया, ये बेस 16 में हो गया। अब ये दिया हुआ है 1F2D 16 में 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसको दूसरे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ 1F2D। तो हमें पता ही है इसको हम क्या लिखते हैं, F किसको लिखते हैं हम 15 को लिखते हैं, और D किसको लिखते हैं 10ABCD 10 11 12 13 को लिखते हैं, ठीक है। तो ये 13 को लिखते हैं। अब इनके बस वही 4 4 डिजिट में नंबर्स लिख लो सारे, तो ये क्या हो जाएंगे बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। 13 कैसे बनेगा 8 4 12 और यहाँ पर 1 यानी कि 1 1 0 1। 2 कैसे बनेगा 0 0 1 0। 15 कैसे बनेगा, सारे के सारे हमारे अगर 8 4 12 12 13 14 और 1 15, तो यानी कि सारे के सारे 1 कर देने हैं। और 1 कैसे बनेगा 0 0 0 1। तो ये हमारा क्या हो गया बेस 16 में कन्वर्ट हो गया, बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, सॉरी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ से देख लेता हूँ। तो ये 10 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 3 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1, नहीं सॉरी ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखो इतनी देर तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी दिमाग चकराने लग गया, मैं भी गलतियां करने लग गया, तो इसलिए आपको एग्जाम में बिल्कुल कूल माइंड होकर एकदम कंसंट्रेट होकर पेपर को सॉल्व करना है, बहुत आराम से, ठीक है, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 8 6 जा 14 और 1 15, तो ये सीधा सीधा 15 हो गया। यहाँ पर कौन सा था, ये बेस 2 में कन्वर्ट करना था, मैंने क्या किया, ओफो, ये बेस 2 में कन्वर्ट करना था, ये मैंने बेस 10 को बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर देखो गलतियाँ करने लग गया हूँ, तो आप भी ऐसी एग्जाम में गलती करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2 में करना है बेस 10 को, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 5 जा 10 और 1 कैरी बचा तो यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 से 2 5 जा 10, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचा, तो 2 7 जा 14, फिर से 1 बचा तो यहाँ पर लिख दिया। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 2 8 जा 16, ठीक है, तो 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0 बचा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 1 बचा, और यहाँ से ऊपर की तरफ इस फॉर्म में लिख देंगे, तो कितना आएगा 1 1 1 0 0 1 1 1। ये हमारा बेस 2 में हो गया, बेस 2 में करना था। अब ये बेस 10 में कन्वर्ट करना है ये वाला, तो इसको समझ लो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इस तरह से करना था जैसे मैं कर रहा था 1 1 0 1 1 1 0। तो पॉइंट से इधर वाले तो हम ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो मैं बस 0 ही लिख रहा हूँ, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 यहाँ आएगी, 2 की पावर 3 यहाँ हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगी। और इधर वाले जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, और 1 इंटू 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे,
और प्लस जीरो वाली टर्म तो जीरो बन जाएगी, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो ये क्या है, टू की पावर जीरो यानी कि वन हो जाएगा, वन इन टू वन यानी कि वन हो जाएगा, प्लस टू की पावर वन यानी टू, टू वन या टू यानी कि टू हो जाएगा, प्लस ये तो जीरो है। नेक्स्ट टू की पावर थ्री कितना हो जाएगा, एट, एट वन जा एट यानी कि एट हो गया। फिर टू की पावर सिक्सटीन, तो सिक्सटीन फोर यानी कि सिक्सटीन हो जाएगा, तो सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन हो गया, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन अपॉइंट टू हो जाएगा, सीधा सीधा वन अपॉइंट टू हो गया। तो ये कितना हो गया, सिक्सटीन, 24, 24, 25, 26, 27, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, तो 27.5 हम इसको लिख सकते हैं। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, तो 27.5 हो गया यहाँ पर बेस 10 में। और बेस 8 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसको बेस 8 को 3 3 के पेयर बना के बाइनरी में कर लो, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर जब बाइनरी में हो जाएगा तो हम बेस 10 में इजली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला कन्वर्ट करके आप कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आया है इसका, ठीक है ना। बी में क्या दिया हुआ है इसके, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर दिखा दिया, इसकी वर्किंग मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ड्रॉ वेल लेवल इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉमन एमीटर का डायग्राम बना दिया, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेंगे और मार्क कर देंगे उसमें रीजन्स, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होती है, मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो दो तरह की हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वही हमारी क्या होती है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाती है, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस तरह से आती हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनको बस ये मार्क करना है, इसमें मार्क करके पूछा है उसने कि जो रीजन है वो मार्क करने हैं। तो ये वाला जो रीजन होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये सैचुरेशन रीजन होता है, ये वाला जो होता है ये कट ऑफ रीजन होता है, और ये वाला जो होता है ये एक्टिव रीजन होता है, ठीक है ना। बस इस तरह से मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ए है, टनल डायोड और एलईडी, ये मैं बहुत बार बता ही चुका हूँ आपको, बहुत वीडियो में आपको बहुत अच्छे से लर्न हो ही गया होगा, तो ये आप कर ही लेंगे, और एलईडी भी कर लेंगे, ठीक है ना। बी में क्या बताया, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और सीएमआरआर और स्लीव रेट को डिफाइन करना। तो पहले मैंने सीएमआरआर यहाँ पर दिखा दिया है ये, फिर ये स्लीव रेट की डेफिनेशन बहुत बार बता चुका हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन मैंने अभी बताया ही था जो उसमें एडवांटेजेस में, तो वही यहाँ पर है, इंटरफेरेंस और मिक्सिंग की प्रॉब्लम जो है इसलिए हमें नीड होती है, हाइट ऑफ एंटीना की वजह से नीड होती है, पावर डेसिपेशन के लिए हमें नीड होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, ठीक है। बहुत मेहनत किया है मैंने आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, और बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से करके आएंगे, बहुत आराम से करके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए।